नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिबलिंग राइवलरी के बारे में। सिबलिंग राइवलरी मतलब जब दो भाई, दो बहन या दो भाई बहन इनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, कलह होता है, कलेश होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत मारपीट करते हैं और एक दूसरे से नफरत तक करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपने ब्रदर या सिस्टर से। तो दो भाई या दो बहन या दो भाई बहन को जिसको कहा जाता है कि वो सिबलिंग्स हैं, उनमें होने वाली राइवलरी, दुश्मनी आप कह सकते हैं, उसे सिबलिंग राइवलरी कहा जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि इसके क्या साइंस होते हैं, मतलब क्या लक्षण होते हैं और कैसे इसे रोका जा सकता है। कई फैमिलीज में दो भाइयों के बीच या दो बहनों के बीच इस हद तक दुश्मनी हो जाती है कि वो एक दूसरे की प्रेजेंस को भी पसंद नहीं करते और कई वजहों से ये सिबलिंग राइवलरी पनप सकती है। दो भाइयों में या दो बहनों में ये ज्यादा देखने में आती है। भाई बहन में अक्सर बहुत कम देखने में आती है, पर उनमें भी देखने में मिल सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये रेयर है, पर हाँ, कम कॉमन होती है। खासकर कि जब भाइयों या बहनों के बीच का जो एज गैप हो वो 2 साल से कम हो, तो ऐसे केस में सिबलिंग राइवलरी के चांस ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हो या जॉइंट फैमिलीज हो, किसी भी तरह के फैमिलीज में सिबलिंग राइवलरी मिल सकती है। हालांकि न्यूक्लियर फैमिली में ये ज्यादा देखने में आती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जहां कजन्स भी होते हैं, दूसरे चाचा ताया उनके बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे को अक्सर एडजस्ट होना आता है। कई सारे अपने या अपने से बड़े छोटे बच्चों के बीच बच्चे को एडजस्ट होना आता है। पर न्यूक्लियर फैमिलीज में अक्सर बच्चे अपने भाई या अपने बहन से बहुत ज्यादा नफरत रख सकते हैं। यह तब और भी ज्यादा देखने में आती है जब कोई नया बच्चा पैदा होता है और उसके साथ बच्चे को एडजस्ट करना होता है। एक नए बच्चे का पैदा होना, एक छोटे भाई या बहन का पैदा होना एक बच्चे के लिए, मतलब एक बड़े बच्चे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि अक्सर पेरेंट की जो अटेंशन है अब वो उस बड़े बच्चे पर मिलनी बंद हो जाती है। तो जब बच्चा कंपीट करने लगता है, संघर्ष करने लगता है अपने पेरेंट की अटेंशन के लिए, तब उसके अंदर जेलसी, कंपटीशन, फ्रस्ट्रेशन भर जाती है और ऐसे में वो अपने उस छोटे भाई या बहन से नफरत करने लग सकता है। वैसे तो सिबलिंग राइवलरी को काफी नेचुरल समझा जाता है, मतलब कि करीब करीब सभी फैमिलीज में जब भी कोई नया बच्चा आएगा या जब दो भाई दो बहन, दो भाई बहन को आपस में compete करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के प्यार और अटेंशन के लिए, तो दोनों में या दो से ज्यादा बच्चे हैं अगर, तो इन सभी सिबलिंग्स में आपस में थोड़ा कंपटीशन होगा, थोड़ी आपस में जलन होगी, थोड़ा दूसरे से अपने को ज्यादा बेहतर प्रूव करने की टेंडेंसी होगी, या कोई दूसरे बच्चे को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है तो उसके कंपैरेटिवली खुद को इंफीरियर भी फील कर सकते हैं। किसी ना किसी तरह से बच्चा अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालेगा और किसी ना किसी लेवल पर वो दूसरे अपने भाई या बहन के लिए फ्रस्ट्रेशन से भर जाएगा। अपने सिबलिंग के साथ, अपने भाई या बहन के साथ बच्चा कैसे एडजस्ट करता है, कैसे अपने आपसी द्वंद्व को, आपसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सीखता है, इसका बहुत बड़ा असर बच्चे की एडल्ट लाइफ पर भी पड़ता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़े होकर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करेगा, ये डिपेंड करता है कि बचपन में उसके आपसी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया गया। इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब बचपन में बच्चे आपस में लड़ रहे हों या जब बच्चों में बहुत ज्यादा नफरत का भाव पनप रहा हो, तो ऐसे में इस सिबलिंग राइवलरी को हल्के में ना लें, क्योंकि एडल्ट लाइफ में भी उस बच्चे में हो सकता है कि क्षमता कम हो अगर सिबलिंग राइवलरी को इग्नोर किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सिबलिंग राइवलरी के लक्षणों को पता किया जाए, समझा जाए और इसे इग्नोर ना किया जाए। सिबलिंग राइवलरी को लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग रूप लेता हुआ देखा जा सकता है। मतलब जब बच्चा 2-4 साल का होगा तब उसकी सिबलिंग राइवलरी की जो टेंडेंसी होगी वो अलग होगी। जब 7-8 साल की उम्र में आएगा या 12-14 की उम्र में जाएगा तब अलग पैटर्न्स, अलग बिहेवियर्स देखने में आएंगे। और जब यही सिबलिंग्स बड़े हो जाएंगे, एडल्ट्स हो जाएंगे, इनफैक्ट जब बहुत बड़ी उम्र में 50-60 साल की उम्र में भी पहुंच जाएंगे, तब भी सिबलिंग राइवलरी के अलग अलग रूप, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस देखने में आती हैं। और काफी हद तक डेवलपमेंटल स्टेज के अलावा काफी हद तक ये उन बच्चों की पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा अपने से दूसरे भाई बहन को राइवल की तरह मानता है। मतलब एक बच्चा
एक भाई या कोई एक बहन ज्यादा दूसरे को अपना राइवल की तरह पाएगा, उसको दूसरे से ज्यादा दुश्मनी महसूस होगी, ज्यादा जलन महसूस होगी, ज्यादा खुंदक मचेगी। कोई भी चीज अगर घर में आ रही है या किसी भी तरह से उस भाई या बहन को फेवर किया जा रहा है, तो किसी एक सिबलिंग को ज्यादातर केसेस में ज्यादा जलन और ज्यादा कंपटीशन की फीलिंग आती है, जबकि दूसरा भाई या बहन करीब करीब कम या थोड़े लेवल पर ही जेलसी और कंपटीशन की फीलिंग रखता है। और जैसा कि बताया कि उनकी पर्सनैलिटी का इंपैक्ट होता है, तो कुछ बच्चे और जब वो बड़े हो जाते हैं, एडोलेसेंट हो जाते हैं या एडल्ट हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे या बड़े वयस्क लोगों की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है जहां उन्हें ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है, ज्यादा प्यार चाहिए होता है, ज्यादा नर्वस और एंग्शियस टाइप के होते हैं वो। उनमें अक्सर ज्यादा ये जलन की भावना आती है, वो ज्यादा अपने से दूसरे भाई या बहन को राइवल की तरह देखते हैं। कुछ रिसर्च कहते हैं कि बड़ा भाई या बड़ी बहन में ज्यादा राइवलरी होगी, तो कुछ रिसर्च कहती हैं कि छोटे भाई या छोटी बहन में ज्यादा राइवलरी होगी। बड़ा भाई राइवल तब होगा जब ज्यादातर जो अटेंशन है वो छोटे भाई या बहन को मिल गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो छोटा भाई है वो थोड़ा फिजिकली वीक हो, मतलब उसको बीमारियां बहुत पकड़ती हो, तो माँ बाप का सारा ध्यान उस पर जाता होगा। उसको कोई दूसरी इमोशनल ट्रबल्स आती हो, थोड़ा एंजाइटी ज्यादा हो, तो बड़े भाई को ज्यादा राइवलरी फील हो सकती है। छोटे भाई की दूसरे लोग तारीफ करते हो, वो ज्यादा टैलेंटेड हो, तो बड़े भाई या बहन को ज्यादा राइवलरी की फीलिंग आएगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ केसेस में तो बड़े भाई या बड़ी बहन को ज्यादा राइवलरी आएगी, पर किसी किसी केस में छोटे भाई या छोटी बहन में भी होगी। जैसे कि बड़े भाई में टैलेंट ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी तारीफ बहुत होती है, वो स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आता है या मार्क्स लेकर आती है। बड़ा भाई या बड़ा बहन जो है वो ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हैंडसम, ज्यादा ब्यूटीफुल है, उस केस में भी छोटे भाई में राइवलरी हो सकती है। बड़ा भाई या बड़ी बहन स्टेप फादर या स्टेप मदर के बच्चे हो सकते हैं, तब भी राइवलरी हो सकती है। क्योंकि जब कोई पेरेंट्स दोबारा शादी करते हैं तो एक पेरेंट का बच्चा दूसरे पेरेंट का प्यार पाने के लिए संघर्ष करेगा, पर क्योंकि उसका पेरेंट का अपना बच्चा सालों से उनके साथ रहा है, ज्यादा उनकी अटेंशन मिलती रही है, तो दोनों बच्चों में आपस में दूसरे पेरेंट का प्यार पाने की एक संघर्ष चलती रहेगी, जिससे कि वो एक दूसरे के राइवल बन जाएंगे। तो ये अक्सर होता है जब दो पेरेंट्स जिनका कि डिवोर्स हुआ होता है या विडो होते हैं और वो दोबारा शादी करते हैं, मतलब कि दो सिंगल पेरेंट्स जब वो मैरिज करते हैं तो उनके बच्चे आपस में बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, तो ऐसे में राइवलरी देखने में आती है। अब बात करेंगे कि ऐसे लक्षण क्या होते हैं, क्या साइंस सिम्टम्स होते हैं सिबलिंग राइवलरी के, जिसके बेसिस पे पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाए कि उनके बच्चों में राइवलरी पनप रही है। 9 साल या उससे छोटे बच्चे अक्सर ये कुछ साइंस दिखाएंगे। जैसे छोटे बच्चे 9 साल 10 साल तक के बच्चे अक्सर ये साइंस दिखाएंगे, जैसे वो वर्बल अटैक्स देंगे, मतलब एक दूसरे को गाली निकालेंगे, अब्यूज करेंगे, उनको कुछ नाम से बोलेंगे, जैसे मोटा, चश्मिश, कुछ ऐसा करके बोलेंगे, बदसूरत, भद्दा, कुछ भी ऐसे टर्म्स निकालेंगे, गालियां दे सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगी, चिढ़ जाएंगे बहुत जल्दी, इरिटेट हो जाएंगे, जेलसी फील करेंगे, अपने पेरेंट की अटेंशन डिमांड करेंगे। जब भी दूसरे बच्चे को, भाई या बहन को ज्यादा अटेंशन मिल रही होगी तो वो हमेशा अपने पेरेंट का ध्यान खींचने के लिए कुछ ड्रामेटिक कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ तोड़फोड़ कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, किसी तरह से, ताकि अटेंशन पेरेंट का उस पर आता रहे। मतलब या तो वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे ज्यादा, या कुछ ज्यादा बुरा करने की कोशिश करेंगे, पर उनको पेरेंट का अटेंशन चाहिए। इसी के साथ कुछ अनकॉन्शियस बिहेवियर्स भी बच्चे शो कर सकते हैं। जैसे एक भाई या बहन के परिवार में आने के बाद बच्चे में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। थंब सकिंग, अंगूठा चूसने की आदत बन सकती है। बच्चे में सोमैटिक सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, मतलब बच्चा पेट दर्द, सर दर्द, कुछ ऐसी कंप्लेंट्स देना शुरू कर दे, या बच्चा बेहोश होना शुरू हो जाए, मतलब कि बच्चे में डिसोसिएटिव सिम्टम्स हो। और डिसोसिएटिव सिम्टम्स कई बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं, और वो स्पेशली पेरेंट की अटेंशन के रिस्पॉन्स में ही होते हैं, कि उनको पता है कि अगर हम बेहोश होंगे तो पेरेंट्स का ध्यान बड़े या दूसरे भाई या बहन से हटकर सीधा उन पर आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट को लगेगा कि बच्चा जो है वो बीमार हो गया, बेहोश हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, तो बच्चे को पेरेंट की अटेंशन लेने का तरीका आ जाएगा, और वो डिसोसिएटिव एक्सपीरियंसेस, मतलब बेहोश होने की आदत डेवलप कर सकता है। दूसरे बच्चे की चीजें तोड़फोड़ करना, उसका नुकसान करना, वो ये भी कर सकता है, मतलब उसकी फ्रस्ट्रेशन और एंगर जो है वो दूसरे बच्चे पर डायरेक्टली निकलेगी। पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा बहस करना,
ये भी दिखाई दे सकता है। स्पेशली झूठ बोलना या अपने दूसरे भाई या बहन को झूठा साबित करना, ये भी कर सकता है। बात बात पर छोटी बड़ी चीजों पर अपने ब्रदर या सिस्टर पर इल्जाम लगाना, उसकी गलतियां पकड़ना, अपने एक पेरेंट को उस भाई या बहन की शिकायतें करते रहना बार बार, ये भी किया जा सकता है। बच्चे में ज्यादा कंपटीशन की भावना आ सकती है। मतलब हो सकता है कि बच्चा कुछ नए इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करे, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहा है, अपने स्कूल में कर रहा है, अपने दोस्तों के बीच कर रहा है, कहीं भी कर सकता है, ताकि वो कुछ ऐसा कुछ करे, कुछ अच्छा अचीव करे जिससे कि पेरेंट्स उससे भी उतने ही खुश हो पाए। तो कंपटीशन की भावना बच्चे में बढ़ सकती है, और कई बार इस कंपटीशन की भावना से बच्चा गलत रास्ते पे जाता है। मतलब उसके अंदर जलन की भावना इतनी बढ़ सकती है कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंगर डेवलप हो सकता है, और थोड़ी बड़ी उम्र में जब ये बच्चा जाएगा तो उसके अंदर ड्रग अल्कोहल अब्यूज की प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं। तो ये तो रहे कुछ कॉमन साइंस जो कि थोड़े बड़े बच्चों के केसेस में आते हैं। मतलब मैं यहाँ पे फोकस बच्चों पर ही कर रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर बचपन में ही ये चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। बड़े होकर यही कॉन्फ्लिक्ट बने रह जाएं तो वो अलग अलग रूपों में दिखाई दे सकते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ सिबलिंग राइवलरीज लेटर एज में भी शुरू होती है, जैसे प्रॉपर्टी का कोई डिसीजन लेना हो, पेरेंट ने एक के फेवर में ले लिया, दूसरे के फेवर में नहीं लिया, या और बड़े सारे फैमिली डायनामिक्स की वजह से, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बड़े सारे लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा हो गई। शादी होने के बाद जब दो लड़कों की बीवियां घर में आती हैं तो दो भाइयों के बीच कलह हो सकते हैं, दो लड़कियों के बीच आपस में जब शादी होकर चली जाती हैं तब उनमें कलह हो सकते हैं, किसी भी तरीके से मनमुटाव उनमें आ सकते हैं। पर ऐसा भी देखा जाता है एक बड़ा कारण जो कि सिबलिंग राइवलरी का होता है वो है नए बच्चे के पैदा होने के बाद। ये जो मैंने पिछले जो आपको सिम्टम्स बताए ये किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, पर जब नया बच्चा पैदा होता है तो वो जो इवेंट होता है, वो जो घटना होती है, वो उस दूसरे बच्चे के लिए एक बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट होती है। और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो जो बच्चा ऑलरेडी है वो छोटे नए बेबी के लिए गुस्सा भरे और वो उसको किक करे, उसको चूंडियां मारे, उसका नुकसान करने की कोशिश करे, उस पर पानी फेंके, उसको धक्का दे, किसी तरह से उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, उसको किक कर सकता है, उसको तंग करेगा, उसको रुलाएगा, उसको काटेगा, उसको पंच करेगा। कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव एग्रेसिव बिहेवियर्स बच्चा शो कर सकता है। तो बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है ऐसे में, क्योंकि अक्सर वो सीक्रेटली कर सकता है ऐसा। तो इसलिए पेरेंट को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है और अवेयर होने की जरूरत है कि शायद उनका बड़ा बच्चा उनके छोटे बच्चे का कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो। बच्चा जो है वो अक्सर ये कह सकता है कि इस बच्चे को जहां से लाए हो उसको वहां फेंकाओ, उसको कूड़े में फेंकाओ, कहीं और भेज दो, हॉस्पिटल रख दो इसको, कुछ भी ऐसा करो। वो बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड्स लगा सकता है और उसके लिए टेंट्रम शो कर सकता है, पीछे पड़ सकता है इस चीज के लिए कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इसको क्यों ले आए, कहां से ले आए। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन भी देखने में आएगा। और खासकर कि तब जब वो पेरेंट बच्चे के साथ है, छोटे वाले बच्चे के साथ है, नए न्यूबॉर्न बेबी के साथ है, खासकर जैसे मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं या किसी भी वजह से उसके कपड़े बदल रही हैं, उसका ध्यान रख रही हैं, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में वो चिढ़ सकता है बड़ा बच्चा। वो उसको कहेगा पेरेंट को, क्यों उस पर ध्यान दे रहे हो, उसको अपने आप करने दो, वर्बली बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो बड़ा है, वो तो कर सकता है। पर उसको ये फील नहीं हो रहा कि शायद छोटा बच्चा जो है वो अपने आप नहीं कर सकता, तो उसको पेरेंट की जरूरत है। तो ऐसे में वो दूसरे पेरेंट को भी मना करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि इसको खुद करने दो, धक्का दे सकता है, किसी भी तरह से छोटे बच्चे को परेशान कर सकता है, अपना एग्रेशन पेरेंट पर भी निकाल सकता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये पेरेंट के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं। और अक्सर कई पेरेंट्स या तो उस बड़े बच्चे में पनपने वाली राइवलरी को इग्नोर करते हैं, उसका बचपना मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो छोटे बच्चे हैं, या उसके साथ रूड होने लगते हैं, उसके साथ गुस्सा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं उस बड़े बच्चे का फिजिकल इमोशनल अब्यूज होने लगता है। तो ऐसे में उस बड़े बच्चे के अंदर बहुत सारी घृणा, बहुत सारी नफरत और गुस्सा पनपने लगता है, जो अलग अलग तरीके से कभी ना कभी निकलता ही रहता है। वो अपने आप जाएगा नहीं, अपने आप बच्चे के बड़े हो जाने की वजह से वो जाएगा नहीं। उसको पेरेंट को एड्रेस करना पड़ेगा और उसको बच्चे के दिमाग से ये सब गलत भावनाएं जो पनप रही हैं उनको निकालने के लिए एफर्ट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए नए बच्चे के आने के बाद जो एक बड़े भाई या बड़े बहन में जो राइवलरी आती है उसको मैनेज करने के लिए पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो उस बड़े बच्चे को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि तुमसे भी हम उतना ही प्यार करते हैं, तुम भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो। नया बच्चा आया है, उसको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है, पर तुमसे भी हम उतना ही प्यार करते हैं। और वो सिर्फ बोले ना, उस प्यार को जताएं भी, उसको बताएं भी कि हम कैसे तुम्हें प्यार करते हैं। छोटे बच्चे को प्यार करना और आपको प्यार करना, जो बड़ा है बच्चा, दोनों में फ़र्क क्या है।
फर्क समझाना जरूरी है। तो ऐसे में बच्चे को लगेगा कि हाँ, मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की जा रही है, भले मैं गुस्से में हूँ, फ्रस्ट्रेशन में हूँ या जलन महसूस कर रहा हूँ, मेरी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को मेरे पेरेंट्स एड्रेस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो बच्चे को बहुत कंफर्टेबल फील होगा पेरेंट्स के साथ, सिक्योर फील होगा उस बच्चे की प्रेजेंस में। जब नया बच्चा आने वाला हो उससे पहले ही उस बड़े बच्चे को प्रिपेयर कर लो, उसके माइंड में भी कुछ फैंटेसी क्रिएट करो, उसके लिए भी कुछ गोल्स सेट करो, उस बड़े बच्चे को भी प्रिपेयर करो कि कैसे छोटे बेबी के आने के बाद उसको क्या क्या करना है, क्या उससे एक्सपेक्टेड है, ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा समझे कि मेरा अब रोल, मेरी पोजीशन अब बदलने वाली है। वो उसके लिए खुद ही तैयार करे खुद को। और पहले से ही अगर बता दिया जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर ही अगर बच्चों को पूरा एजुकेट कर दिया जाएगा, सिर्फ ये नहीं कि नया बेबी आने वाला है, ये भी कि नए बेबी आने के बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, प्रिपेयर करना है, तो ऐसे में उन बच्चों को सोचने, समझने, प्रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है, तो वो भी अपने में अच्छा काम करता है। बड़े बच्चे को अगर एक अलग रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा नए बच्चे के आने के बाद, तो ये पहले से ही कर लिया जाए। ये नहीं कि बच्चे के पैदा होने के बाद अचानक से चेंजेस लाए जाएं। बच्चे को लगेगा अब मुझे दूर कर रहे हैं माँ बाप क्योंकि अब नया बच्चा आ गया है। तो ये छोटा सा साइन है जो कि पकड़ना जरूरी है कि नए बच्चे के पैदा होने के बाद बड़े बड़े चेंजेस ना लाएं। कोई भी बड़े चेंजेस लाने हो तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ले आएं, ताकि बच्चे को लगे अच्छा कुछ अलग हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, शायद फैमिली के स्ट्रक्चर में, फैमिली के सेटअप में थोड़ा चेंज आएगा, तो मैं पहले से तैयार हो जाता हूं। बच्चा सेफ और सिक्योर हो जाएगा। बहुत जरूरी और बहुत कॉमनली करा जाने वाला पॉइंट, सजेस्ट किए जाने वाला पॉइंट, कि उस बड़े बच्चे को छोटे बच्चे की केयर टेकिंग की हैबिट्स डाल दें। उसको भी बताएं कि कैसे उस बच्चे का ध्यान रखना है, कैसे उसकी जरूरतें पूरी करनी है, कैसे उसके आसपास रहना है और उसकी देखरेख करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही उसको प्रेज करे, उसकी तारीफ करे जब वो ऐसा टास्क करे। बच्चे को अगर टॉयलेट करा के आ रहा है उसकी तारीफ करे, उसको खाना खिला रहा है उसकी तारीफ करे। तो ऐसा करने से वो बड़ा बच्चा जो है वो ना ही सिर्फ उन रोल्स को लेगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप करेगा, साथ ही उसके लिए कॉन्फिडेंट फील करेगा क्योंकि उसकी तारीफ हो रही है। उसको कुछ बड़ा महसूस होगा कि जैसे मेरे लिए कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया और मैं इसको करूंगा तो मम्मी पापा का अटेंशन, प्यार और प्रेज हमेशा मिलता रहेगा, जिसकी उसे कमी महसूस नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी टॉडलर के साथ, जो 2-4 साल का बच्चा है, उसके साथ कभी भी न्यू बॉर्न बेबी को अकेला ना छोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अपने बच्चे को कभी भी उसके मिसबिहेवियर के लिए, मतलब जो वो छोटे बच्चे के प्रति जो मिसबिहेवियर कर रहा है, उसके लिए उसे सजाएं ना दें, पनिश ना करें, डांटे ना, मारे ना, क्रिटिसाइज ना करें। नहीं तो बच्चा बहुत लेफ्ट आउट फील करेगा, उसको लगेगा कि मुझे तो जैसे अलग कर दिया है, नए बच्चे के आने की वजह से मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई। और जैसे कि उसने अगर फ्रस्ट्रेशन दिखाई, गुस्सा दिखाया, तो जैसे बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया। बच्चे के दिमाग में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पनपेगा। इसलिए उस बड़े बच्चे को बड़े ध्यान से हैंडल करना है, टैकल करना है। सबसे अच्छा प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी तो यही है कि बच्चों में एटलीस्ट 3 से 4 साल का गैप रखें, ताकि बड़ा बच्चा अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, साइकोलॉजिकली उसमें इतनी समझ आ पाए कि छोटे बच्चे के साथ उसे कैसे डील करना है, कैसे एडजस्ट करना है। क्योंकि 2-2.5 साल का बच्चा होगा, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर ज्यादा होगा। और छोटे बच्चे क्योंकि अभी वो वर्बली, मतलब साइकोलॉजिकली, इमोशनली, वर्बली पूरी तरह से अभी मैच्योर नहीं हो पाए हैं, वो पेरेंट्स के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रख पाते हैं, वो पेरेंट्स को डायरेक्टली अभी इमिटेट नहीं कर पाते हैं, नकल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में नए बच्चे के आने के बाद उसे कैसे एडजस्ट करना है, क्या बिहेवियर शो करने हैं, कैसे उससे एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, क्या नए रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने हैं, उसे समझ नहीं आएगा। और ऐसे में वो फ्रस्ट्रेशन अपनी एंगर की फॉर्म में निकालेगा, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स की फॉर्म में निकालेगा। इसलिए 3-4 साल का गैप होना जरूरी है, ताकि बड़ा बच्चा तैयार आसानी से हो पाए नए बच्चे के आने के लिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, ना हो पाए बच्चे की राइवलरी मैनेज, तो प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें कि कैसे बच्चों के आपसी कलेश को रिजॉल्व करना है, बड़े बच्चे के मन को, बड़े बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे उसे हैंडल करना है। हैंडल करने की टेक्निक सीखें, और हैंडल आपको करना पड़ेगा, बच्चे को सिखाना नहीं है। बच्चे की काउंसलिंग नहीं करनी, यहाँ काउंसलिंग आपकी होगी। अब ये तो मैंने बताया कि नए बच्चे के आने के बाद कैसे राइवलरी को मैनेज किया जाए, बच्चे के अंदर जलन, कंपटीशन मैनेज किया जाए। अब 2 बड़े बच्चे हैं और उनके बीच राइवलरी हो रही है, दोनों करीब करीब बराबर तौर पे लड़ते हैं एक दूसरे से। उस केस में इन दोनों बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए, इस बारे में अब थोड़ी सी टिप्स दूंगा। राइवलरी किसी भी तरह से गलत नहीं होती। पेरेंट्स अपने दिमाग में ये ना लाएं कि बच्चे अगर लड़ रहे हैं तो वो मिसबिहेव कर रहे हैं, या वो गलत कर रहे हैं, या
वो बड़े बदतमीज हैं या बड़े इनडिसिप्लिन्ड हैं। दो भाइयों में, दो बहनों में या दो भाई बहनों में होने वाली राइवलरी बिल्कुल नॉर्मल होती है, होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर नहीं है किसी एक बच्चे में तो उसे प्रॉब्लम समझा जाएगा, पर मोस्टली होती है। बस उसे एक्नॉलेज करना, आइडेंटिफाई करना हर पेरेंट का फर्ज है, हर पेरेंट की ड्यूटी है, करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को बेटर करने के लिए, बच्चे के अंदर इमोशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की जो आदत, स्किल डेवलप करनी है, उसके लिए इस सिबलिंग राइवलरी को हैंडल करना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए इसे इग्नोर नहीं करें। ये ना देखें कि बच्चे तो बस आराम से ग्रो कर रहे हैं, नहीं, बच्चों में कोई ना कोई राइवलरी होगी। इसलिए बच्चे को अगर बड़ी उम्र में अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखानी है, इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए ये सिखाना है, तो उसके लिए बचपन से ही सिबलिंग राइवलरी को जरिया बनाया जाए या उसको सॉल्व करने के तरीके सिखाए जाए, तो बच्चे बड़ी उम्र में भी अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो आपसी कॉन्फ्लिक्ट हो या चाहे दुनियादारी के कॉन्फ्लिक्ट्स हो। बहुत जरूरी है ध्यान रखना, पेरेंट्स को बच्चों की आपसी कलेश में इन्वॉल्व नहीं होना और किसी एक बच्चे का फेवर नहीं लेना। कॉमनली देखने में आ जाता है कई बार काउंसलिंग में कि कोई पेरेंट किसी एक बच्चे का फेवर लेने लगता है, उसको ज्यादा सुनने लगता है, उसकी ज्यादा मानने लगता है। ये बहुत गलती करते हैं पेरेंट्स। अनलेस कि दो बच्चों के बीच लड़ाई इस हद तक आ जाए कि दोनों एक दूसरे को फिजिकली हार्म करने की कोशिश करें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपने लेवल पर लड़ने भी देना चाहिए, या उनके साथ किसी तरह से आर्ग्यू नहीं करना, या उनके साथ किसी तरह से सही और गलत का फैसला करने में नहीं लग जाना। क्योंकि अक्सर क्या होगा, किसी एक के फेवर में कोई डिसीजन चला जाएगा, किसी दूसरे के फेवर में चला जाएगा। पेरेंट्स कभी बायस्ड हो सकते हैं, पेरेंट्स पक्षपात कर सकते हैं। ऐसे में बच्चों में राइवलरी ज्यादा पनपेगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश इसी चीज की करनी चाहिए कि पेरेंट्स को बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लिए एम्पावर करना चाहिए। बच्चों को खुद कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि वो आपसी कलेश, आपसी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, और उनको तरीका बताया जाना चाहिए, ना कि खुद उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो एक बच्चा हमेशा उस पक्षपात को महसूस करेगा। तो कुछ टिप्स इस तरह से हैं जो कि फॉलो की जा सकती हैं। जैसे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दो या जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हैं उनको थोड़ी देर के लिए अलग कर दें और उनको शांत होने का थोड़ा टाइम दें। शांत होंगे, रिलैक्स होंगे, तो उसके बाद उनको थोड़ा कोच करें, उनको समझाएं कि कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे सोचना चाहिए, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। बच्चे की थोड़ी काउंसलिंग करें उस टाइम पर। बच्चे के रोल मॉडल बने। खुद भी अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो बच्चा आपको देखकर सीखेगा। अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, बच्चा आपको फॉलो करेगा। इसलिए ध्यान रखें कि आप जब अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर रहे हैं तो बच्चा आपको देख रहा है, बच्चा आपको कॉपी कर रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने लेवल पर एफिशिएंट बनना है कि आप अपने भी कॉन्फ्लिक्ट्स ढंग से रिजॉल्व कर पाएं। घर में रूल्स बनाएं कि जैसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, नेम कॉलिंग नहीं करनी, एक दूसरे के नाम नहीं रखने, धिक्कारना नहीं है, अपने हाथ पीछे रखने, हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाने जैसे कुछ मेजर फिजिकल एब्यूज वाले बिहेवियर्स के लिए बच्चों को सही तरह की पनिशमेंट दी जानी जरूरी है, सही टाइम पर और सही तरह की पनिशमेंट दी जानी जरूरी है। कुछ ऐसे बिहेवियर्स जिसमें हम कह सकते हैं डूज एंड डोंट्स, कि ये नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स खुद भी ना करें और बच्चे भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर कुछ ऐसे बिहेवियर्स ना शो करें। गाली नहीं देनी, इस तरह की चीजें दिमाग में बच्चों के बैठने चाहिए। दोनों बच्चों की या दो से ज्यादा बच्चे हैं तो उनकी जरूरतों को सुने, उन पर बराबर ध्यान दें। जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं, तो दोनों बच्चों को प्रेज दें, तारीफ करें उनकी। दोनों ने अपने अपने लेवल पर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इस पर उनका फोकस ले जाएं, ताकि दोनों बच्चे अपने अपने लेवल पर स्ट्रेंथन हो पाए, उनकी ताकत बढ़े कि कैसे वो कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व, ताकि आगे भी वो बार बार इसको फॉलो करें। तो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको री इन्फोर्स करें, एंकरेज करें। दोनों बच्चों के साथ बराबर टाइम स्पेंड करें। यह नहीं कि एक बच्चा खुद अपने आप पढ़ लेता है तो उसे बिल्कुल अपने आप पढ़ने दें और दूसरे बच्चे को पढ़ाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है, पेरेंट को हमेशा उसके इर्द गिर्द रहना पड़ता है, तो बस उसी पर सारा ध्यान जाता रहे। दोनों बच्चों को पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज में वो इन्वॉल्व है, कोशिश पूरी करें कि बराबर टाइम दे पाए। ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करें जहां आपको पहले से ही पता है कि दोनों बच्चों में जलन महसूस होगी। तो ऐसी सिचुएशंस को भी अवॉइड करना है और ऐसे हालात पैदा नहीं करने। फेयर होना है और कंसिस्टेंट होना है, फेवरेट नहीं बनना। यह नहीं करना कि एक बच्चा पापा का फेवरेट है, एक बच्चा मम्मी का फेवरेट है। यहां बहुत गड़बड़ हो जाती है और यह फैमिलीज में बहुत कॉमन है। इसलिए कभी कभी किसी किसी चीज के लिए एक पेरेंट ज्यादा प्यार दे रहा है, एक पेरेंट कम प्यार दे रहा है, चलेगा, पर फेवरेट नहीं बनना कि छोटा बच्चा तो मम्मी का लाडला है, बड़ा बच्चा तो पापा का है। नहीं,
किसी किसी फैमिली में ये पैटर्न चल जाता है, काम कर जाता है, पर ज़्यादातर केसेस में इसे अवॉइड किया जाए। इनफैक्ट दादा दादी या कोई और घर के बड़े लोग हैं, उनका भी फेवरेट बनने से बच्चों को रोकना है या उन एल्डर्स को रोकना है। कोई दादा दादी कई बार हो सकते हैं कि वो बड़े बच्चे को या छोटे बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करते हो और दूसरे के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हो। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो ऐसा कर रहे हैं। बड़े बच्चे या छोटे बच्चे की अटेंशन प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम या किसी वजह से हो सकता है कि वो भेदभाव करते हो। तो ध्यान रखना है, बच्चों को भी इस चीज के लिए काउंसिल करना है, बच्चों के भी फेवर में, बच्चों के साथ भी हमेशा खड़े रहना है, स्टैंड लेना है और उस ग्रैंड पेरेंट को भी बार बार करेक्ट करना है। और इसके लिए दोनों पेरेंट्स में आपस में कंसेंट होना चाहिए। ये नहीं कि दादा दादी अगर फेवरेटिज्म कर रहे हैं तो वाइफ अगर कंप्लेंट कर रही है, मदर कंप्लेंट कर रही है, तो फादर जो है वो कुछ ना करें क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे में दोनों अपनी जगह पिसते रहें और घर के अंदर भेदभाव चलता रहे। क्योंकि अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने लेवल पर, फादर मदर अपने लेवल पर अगर इस चीज को नहीं समझेंगे, बाउंड्री नहीं खींचेंगे, तो कल को वो उन बच्चों को भी एक ऐसे माहौल में पनपने का मौका दे रहे हैं, उसको ऐसे हालात दे रहे हैं जिससे कि बाद में उनमें राइवलरी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों को कंपेयर नहीं करना आपस में। और कई पेरेंट्स कहते हैं हम बच्चों को कंपेयर नहीं करते आजकल, क्योंकि इतनी कॉमन थॉट हो गई है। कई पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, वो अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करते, पर एक्चुअल में वो कर रहे होते हैं। किसी ना किसी तरह से दोनों बच्चों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स रख देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम्हें ये करना चाहिए, वो देखो दूसरा कितना अच्छा करता है। या किसी और बच्चे से कंपेयर करते होंगे, स्कूल के किसी बच्चे से, पड़ोस के किसी बच्चे से, या किसी कजन ब्रदर सिस्टर से कंपेयर करते होंगे, चाचे ताए उनके बच्चों से। नहीं, इससे बचना है और इसके मामले में डिनाइल में नहीं रहना। ये नहीं कहना कि नहीं हम तो अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं देते हैं, हम कंपेयर नहीं करते। कंपैरिजन किस किस रास्ते से दिमाग के अंदर से एंटर करके आपके वर्बल बिहेवियर में निकलेगा, दिखाई देगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत कॉन्शियस रहना है कि आप कंपैरिजन ना करें बच्चों का। तो ये रही कुछ टिप्स और कुछ ऐसी सजेशंस, कुछ ऐसे आइडियाज जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों में सिबलिंग राइवलरी को कम करने के लिए। सिबलिंग राइवलरी क्यों होती है, कैसे होती है, किस माहौल में पनपती है, इसके कई अलग अलग पैटर्न्स मौजूद होते हैं। जितने अलग फैमिली स्ट्रक्चर्स, जितने अलग अलग हालात, उतने ज्यादा सिबलिंग्स वाले इश्यूज। कई बार फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, पेरेंट्स माइग्रेट कर जाते हैं, फैमिली में किसी ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो सकती है, या किसी भी तरीके के हालात, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, नया घर ले लिया, स्कूल बदल गया, मम्मी पापा में जॉब में चेंज आ गए, कोई एक जॉब करता था उसने छोड़ दी, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई तरीके के फैमिली के अंदर आने वाले बदलाव जो कि हर फैमिली के अलग होते हैं, इन सब फैक्टर्स की वजह से कुछ ना कुछ असर बच्चों पर पड़ता है और ऐसे में इग्नोर नहीं करना। तो सिबलिंग राइवलरी पर क्या असर पड़ रहा होगा इन फैमिली इश्यूज का, या फैमिली के स्ट्रक्चर का, फैमिली के डायनामिक्स का, इसके लिए अवेयर रहना है। और अगर समझ में ना आए, सिम्टम्स दिखाई दें, लक्षण दिखाई दें, पर समझ में ना आए कि क्यों हो रहा है, तो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से बात जरूर करें। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, किसी से भी आप बात कर सकते हैं ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए कि क्या करना है। कारण समझ में आ सकते हैं और जब कारण बताए जाएं तो उसको समझें, जानें, एनालाइज करें और उस पर वर्क करें। डिनाइल में ना रहें कि पापा को दोष देते रहें, मम्मी को दोष देते रहें। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, या एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, या एक्सेप्ट नहीं करते कि वो कुछ गलती कर रहे हैं। इसलिए डिनाइल में नहीं रहना। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी और टिप्स पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बड़ी सारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो ऐसी और वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, देखते रहिए। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।